अध्याय 3 योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई। योग्यता और उपलब्धि की सच्चाई। अपने मन में थॉमस एडिसन का स्पष्ट चित्र देखने की कोशिश करें। इस बारे में सोचें कि वे कहाँ और क्या कर रहे हैं। क्या वे अकेले हैं? मैंने लोगों से पूछा। उन्होंने हमेशा इस तरह की बातें कही। वे अपनी वर्कशॉप में मशीनों से घिरे हुए हैं। वे फोनोग्राफ पर काम कर रहे हैं, चीज़ों को आजमा रहे हैं। वे सफल हो जाते हैं। क्या वे अकेले हैं? हाँ, वे यह सारा काम अकेले ही कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि किस लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। वे न्यू जर्सी में हैं। वे एक प्रयोगशाला जैसे कमरे में एक सफ़ेद कोट पहने खड़े हैं। वे बिजली के बल्ब के ऊपर झुके हैं। अचानक वे कामयाब हो जाते हैं। क्या वे अकेले हैं? हाँ, वे एकांत प्रिय इंसान हैं जिन्हें अपने दम पर प्रयोग करना पसंद है। वास्तविकता में एडिसन काफ़ी अलग किस्म के इंसान थे, जो काफ़ी अलग तरीके से काम करते थे। एडिसन एकाकी या एकांत प्रिय नहीं थे। बिजली के बल्ब के आविष्कार के समय उनके पास 30 सहयोगी थे, जिनमें अच्छी तरह प्रशिक्षित वैज्ञानिक शामिल थे, जो कॉरपोरेट फंडिंग वाली आधुनिक प्रयोगशाला में अक्सर 24 घंटे काम करते थे। यह अचानक नहीं हुआ। बिजली का बल्ब उस एकाकी पल का एक प्रतीक बन चुका है, जब प्रतिभाशाली समाधान अचानक टपक पड़ता है, लेकिन वहाँ आविष्कार का कोई अकेलापन नहीं था। वास्तव में बिजली का बल्ब एक आविष्कार नहीं था, बल्कि समय साध्य आविष्कारों का एक पूरा नेटवर्क था, जिसमें से प्रत्येक में एक या अधिक रसायन शास्त्रों, गणितज्ञों, भौतिक शास्त्रियों, इंजीनियरों और कांच के बल्ब बनाने वालों की आवश्यकता थी। एडिसन कोई नादान सुधारक या असांसारिक बुद्धिजीवी नहीं थे। मेनलो पार्क के जादूगर एक चतुर उद्यमी थे, जो अपने आविष्कारों की वाणिज्यिक संभावनाओं के बारे में पूरी तरह जागरूक थे। वे यह भी जानते थे कि प्रेस को कैसे अपने वश में करना है। कई बार तो किसी चीज़ के आविष्कारक के रूप में दूसरों को सिर्फ इसलिए हरा देते थे क्योंकि वे जानते थे कि अपना प्रचार कैसे करना है। हाँ, वे जीनियस थे, लेकिन वे हमेशा जीनियस नहीं थे। उनकी जीवनी लिखने वाले पॉल इज़राइल सारी उपलब्ध जानकारी की छानबीन करने के बाद यह सोचते हैं कि वे अपने समय और स्थान के कमोबेश सामान्य लड़के थे। छोटे टॉम की रुचि प्रयोगों और मशीनी चीज़ों में थी। शायद ज़्यादातर छोटे लड़कों से ज़्यादा उत्साह थे, लेकिन मशीनें और प्रौद्योगिकी तो हर सामान्य मध्य पश्चिमी अमेरिकी लड़के के अनुभव का हिस्सा थी। जिस चीज़ ने अंततः सबसे अलग किया वे थे उनकी मानसिक और प्रेरणा। वे हमेशा उत्सुक, प्रयोगशील लड़के ही बने रहे, जो नई चुनौतियों की तलाश करता रहता था। जब बाकी युवा समाज में अपनी अपनी भूमिका निभाने लगे, उनके काफ़ी बाद वे एक शहर से दूसरे शहर तक रेल से यात्रा करते रहे और टेलीग्राफी के बारे में हर वह चीज़ सीखते रहे जो वे सीख सकते थे। अनवरत स्वशिक्षा तथा आविष्कार के जरिए वे टेलीग्राफ की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते रहे, और बाद में उनकी पत्नियों को इस बात से काफ़ी निराशा हुई। उनका सर्वाधिक प्रेम स्वसुधार और आविष्कार ही बना रहा, लेकिन केवल अपने क्षेत्र में। योग्यता और उपलब्धि के बारे में कई भ्रांतियाँ फैली हुई है, खास तौर पर एकाकी प्रतिभाशाली व्यक्ति के अचानक आश्चर्यजनक चीज़ें उत्पन्न करने के बारे में। लेकिन डार्विन की अमर कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के सृजन के लिए बरसों तक सामूहिक श्रम किया गया। सहकर्मियों तथा मार्गदर्शकों के साथ सैकड़ों विचार विमर्श किए गए, बहुत से शुरुआती ड्राफ्ट लिखे गए, और लगभग आधा जीवन समर्पित होने के बाद ही यह पूरी हो पाई। मोजार्ट ने 10 साल से ज़्यादा समय तक मेहनत की, तब कहीं जाकर वे ऐसी कृति की रचना कर पाए जिसकी हम आज प्रशंसा करते हैं। इसके पहले उनकी कृतियाँ इतनी मौलिक या रोचक नहीं थी। वास्तव में वे दूसरे संगीत रचनाकारों के लिए
और इकट्ठे किए हुए टुकड़े होती थी। यह अध्याय उपलब्धि के वास्तविक घटकों के बारे में बताता है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ लोग अपेक्षा से कम क्यों हासिल करते हैं और कुछ लोग अपेक्षा से ज़्यादा क्यों हासिल करते हैं। मानसिकता और स्कूली उपलब्धि। आइए हम मोजार्ट और डार्विन के आकाशीय क्षेत्र से नीचे उतरकर ज़मीनी हकीकत पर नज़र डालते हैं और यह देखते हैं कि मानसिकताएं असली जीवन में उपलब्धि का निर्माण किस तरह करती है। यह मज़ेदार है, लेकिन विकासवादी मानसिकता वाले किसी विद्यार्थी को पल्लवित होते देखकर मैं जितनी ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ उतनी मोजार्ट और डार्विन की तमाम कहानियों से भी नहीं हुई हूँ। शायद इसलिए क्योंकि यह आपके और मेरे बारे में ज़्यादा है, इस बारे में कि हमारे साथ क्या हुआ और आज हम जहाँ है वहाँ क्यों है, और बच्चों तथा उनकी क्षमताओं के बारे में। जब विद्यार्थियों ने जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश किया तो हमने उनकी मानसिकता का मापन किया। क्या वे यह मानते थे कि उनकी बुद्धि एक निश्चित गुण है या फिर यह एक ऐसी चीज़ है जिसका वे विकास कर सकते हैं। फिर हमने अगले 2 साल तक उन पर नज़र रखी। जूनियर हाई में प्रवेश कई विद्यार्थियों के लिए बुरी चुनौती का समय होता है। काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ग्रेडिंग और नीति कठोर हो जाती है, शिक्षण पहले जितना व्यक्तिगत नहीं रहता है, और यह सब तब होता है जब विद्यार्थी अपने नए किशोर शरीर और भूमिकाओं से जूझ रहे होते हैं। ग्रेड में कमी आती है, लेकिन विद्यार्थी के ग्रेड में समान कहीं नहीं आती। नहीं, हमारे अध्ययन में सिर्फ निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों में ही यह कमी नजर आई। विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थियों के ग्रेड 2 वर्ष तक बढ़ते गए। जब दोनों समूह जूनियर हाई में आए थे तो उनके पीछे रिकॉर्ड लगभग एक जैसे थे। ग्रेड स्कूल के ज़्यादा दयालु परिवेश में उन्हें 1 से ग्रेड और टेस्ट स्कोर मिले थे। जब उनका सामना जूनियर हाई की चुनौती से हुआ तब कहीं उनमें फ़र्क नज़र आया। यहाँ बताया जा रहा है कि निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने अपने कम ग्रेड की व्याख्या किस तरह की। कई ने अपनी योग्यता को कोसा, मैं सबसे मूर्ख हूँ या मैं गणित में डिब्बा हूँ, और कई ने किसी दूसरे को दोष देकर इन भावनाओं को छिपाया। गणित का शिक्षक मोटा पहलवान है और अंग्रेजी की टीचर कमज़ोर थुलथुल है जिसके मोटे कुल्हे हैं। उन्होंने शिक्षक नशे में रहते हैं क्योंकि शिक्षक नशे में रहते हैं। समस्या के ये रोचक विश्लेषण भावी सफलता का नक्शा प्रदान नहीं करते हैं। जब आसान असफलता का जोखिम सामने खड़ा था तो विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। उन्होंने सीखने के अपने संसाधनों को गतिशील किया। उन्होंने हमें बताया कि वे भी कई बार भारी दबाव महसूस करते थे, लेकिन उनकी रणनीति यह थी कि वे मेहनत करें और हर जरूरी काम करें। वे जॉन डेंजिंग जैसे थे। यह कौन है? जॉन डेंजिंग वर्फले में गणित का स्नातक विद्यार्थी था। एक दिन हमेशा की तरह वह अपनी गणित की कक्षा में देर से पहुंचा और जल्दी ही उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखी होमवर्क की 2 समस्याओं को उतार दिया। बाद में जब वह घर पर उन समस्याओं से जूझा तो उसे वे बहुत मुश्किल लगी और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ही वह उन्हें सुलझा पाया। बाद में पता चला कि वे दरअसल होमवर्क की समस्याएं थी ही नहीं, वे तो गणित की 2 मशहूर समस्याएं थी जो अब तक कभी किसी ने सुलझाई नहीं थी। कम प्रयास का रोग। इस कठोर रूपांतरण का सामना कर रहे हमारे निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने इसे जोखिम के रूप में देखा। इसमें उनके दोषों को उजागर करने और विजेता से पराजित में बदलने का जोखिम था। वास्तव में निश्चित मानसिकता में किशोरावस्था एक बड़ा इम्तिहान होता है। मैं स्मार्ट हूँ या मूर्ख, मैं अच्छा दिखता हूँ या बदसूरत, लोकप्रिय हूँ या एकाकी, मैं विजेता हूँ या पराजित हूँ।
और निश्चित मानसिकता होने पर पराजित व्यक्ति खुद को हमेशा के लिए पराजित मान लेता है। कोई हैरानी नहीं है कि कई किशोर अपने संसाधनों का इस्तेमाल सीखने के लिए नहीं बल्कि अपने अहं की रक्षा के लिए करने लगते हैं, और इसका एक तरीका है अपने शिक्षकों का चित्रात्मक वर्णन करने के अलावा कोशिश नहीं करना। यहीं पर नदियाँ सेल्नो सेनेबर्ग जैसे कुछ सबसे प्रभावशाली विद्यार्थी मेहनत छोड़ देते हैं। वास्तव में निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थी हमें बताते हैं कि स्कूल में उनका मुख्य लक्ष्य स्मार्ट दिखने के अलावा कम से कम मेहनत करना होता है। वे इस तरह के कथनों से पूरे दिल से सहमत होते हैं। स्कूल में मेरा मुख्य लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा आसान चीज़ों को करना है ताकि मुझे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़े। इस कम प्रयास के रोग को अक्सर इस तरह देखा जाता है कि किशोर वयस्क से अपनी स्वतंत्रता का ऐलान करते हैं, लेकिन इस तरीके से निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थी अपनी रक्षा भी करते हैं। वे वयस्कों की बात सुनते हैं जब अब हम तुम्हारा मापन करेंगे और देखेंगे कि तुम में क्या है, और वे जवाब देते हैं नहीं, आप नहीं कर पाओगे। महान शिक्षाविद जॉन हॉल्ट कहते हैं कि ये खेल इंसान खेलते हैं जब दूसरे उनका मूल्यांकन करने बैठते हैं। हमारा जो विद्यार्थी सबसे बुरा था वह सबसे बुरा विद्यार्थी जो मेरे सामने कभी आया है, वह क्लासरूम से बाहर स्कूल के किसी दूसरे विद्यार्थी जितना परिपक्व, बुद्धिमान और रोचक था। गड़बड़ यहाँ हुई रास्ते में कहीं पर उसकी बुद्धि उसकी स्कूली पढ़ाई से अलग हो गई। विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थियों को मेहनत करना छोड़ने में कोई तुक नज़र नहीं आती। उनके लिए किशोरावस्था अवसर का समय है, नए विषय सीखने का समय, यह पता लगाने का समय है कि उन्हें क्या पसंद है और वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। बाद में मैं उस प्रोजेक्ट का वर्णन करूंगी जिसमें हमने जूनियर हाई विद्यार्थियों को विकासवादी मानसिकता सिखाई। मैं आपको इस समय बस इतना बताना चाहती हूँ कि यह मानसिकता सीखने के बाद उनकी मेहनत का बांध टूट गया। एक दिन हम विद्यार्थियों के एक नए समूह को विकासवादी मानसिकता सिखा रहे थे। अचानक जिमी, जो समूह में सबसे मेहनत करने वाला और सबसे कम रुचि लेने वाला लड़का था, ने अपनी आँखों में आंसू भरकर ऊपर देखा और बोला, आपका मतलब है कि यह जरूरी नहीं है कि मैं मूर्ख ही बना रहूं। उस दिन से उसने मेहनत शुरू कर दी। अपना होमवर्क करने के लिए उसने देर रात तक जागना शुरू कर दिया, जिसकी जहमत वह पहले कभी नहीं उठता था। वह अपने असाइनमेंट जल्दी जमा करने लगा ताकि उसे फीडबैक मिल सके और वह उन्हें दोबारा सुधार सके। अब उसे विश्वास हो गया था कि कड़ी मेहनत आपको कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि यह तो आपको ज़्यादा स्मार्ट बनाती है। आपके मस्तिष्क को खोजना। मेरे एक करीबी मित्र ने मुझे कुछ समय पहले उसकी लिखी एक वाक्यात्मक कथा दी, जिससे मुझे जिमी और उसकी क्षमता के उजागर होने की याद आ गई। मेरे मित्र की दूसरे ग्रेड की टीचर मिसेस बियर ने हर विद्यार्थी को कागज़ के घोड़े की ड्राइंग बनाने का और काटने को कहा। फिर उन्होंने सारे घोड़े को ब्लैकबोर्ड पर कतार में लगाया और अपना विकासवादी मानसिकता वाला संदेश दिया। आपका घोड़ा आपके मस्तिष्क जितना ही तेज है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो तो आपका घोड़ा हर बार आगे बढ़ता है। मेरे मित्र को मस्तिष्क वाली चीज़ के बारे में इतना यकीन नहीं था। उसके पिता ने उसे हमेशा बताया था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा मुंह है और इतना छोटा दिमाग है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा उसके दिमाग का घोड़ा गेट पर ही बैठा हुआ था, जबकि हर दूसरे व्यक्ति का दिमाग सीखने की और दौड़ में फर्राटे भर रहा था। खास तौर पर हैक और बिली के दिमाग, जो क्लास के जीनियस थे,
उनके घोड़े बाकी सबसे बहुत आगे तक कूदते थे, लेकिन मेरे मित्र ने कोशिश जारी रखी। अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए वह अपनी माँ के साथ कॉमिक्स पढ़ता रहा और अपनी दादी के साथ जिन रमी खेलते वक्त पॉइंट जोड़ता रहा। और जल्दी ही मेरा दुबला घोड़ा तेज़ी से तूफान की तरह आगे बढ़ा और कोई भी नहीं था जो उसको रोक सके। हफ्तों और महीनों तक वो आगे उड़ता रहा, बाकी सबको एक के बाद एक पार करके बसंत के अंत में घरेलू मैदान में हैक और बिली के घोड़े से आगे बस कुछ घटाने के अभ्यासों से। और जब स्कूल की आखिरी घंटी बजी तो मेरा घोड़ा जीत गया, बस जरा से अंतर से। तब मैं जान गया कि मेरे पास एक मस्तिष्क था। इसे साबित करने के लिए मेरे पास घोड़ा था। पॉल वॉल्टमैन। जाहिर है सीखना और दौड़ना या होड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस दौड़ ने मेरे मित्र को अपने मस्तिष्क की क्षमता खोजने में मदद की और उसकी स्कूली पढ़ाई से इसे जोड़ने में भी मदद की। कॉलेज में रूपांतरण। एक और संकट। कॉलेज में एक ऐसे विद्यार्थी एक साथ आ जाते हैं जिसमें हाई स्कूल में दिमाग था। हमारे स्थानक विद्यार्थियों की तरह ही वे भी कल छोटी पहाड़ी के राजा थे, लेकिन आज वे कौन है? फ्री मेड क्लासेस में सिंहासन से नीचे उतरने की चिंता जितनी स्पष्ट होती है उतनी कहीं नहीं होती। पिछले अध्याय में मैंने तनावपूर्ण लेकिन आशावान स्थानक विद्यार्थियों के हमारे अध्ययन का जिक्र किया था, जो कॉलेज में केमिस्ट्री का पहला कोर्स कर रहे थे। वह कोर्स था जो उन्हें प्री मेड पाठ्यपुस्तक में या तो प्रवेश दिलाएगा या नहीं दिलाएगा। और यह मशहूर है कि विद्यार्थी इस कोर्स में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लगभग किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। सेमेस्टर की शुरुआत में हमने विद्यार्थियों की मानसिकताओं का मापन किया और फिर पूरे कोर्स के दौरान उन पर नज़र रखी, उनके ग्रेड देखे और उनसे उनके अध्ययन की रणनीतियों के बारे में पूछा। एक बार फिर हमने पाया कि विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में ज़्यादा अच्छे ग्रेड हासिल किए। अगर किसी खास टेस्ट में उनका प्रदर्शन खराब रहा तो भी अगले टेस्ट में उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ जब किसी टेस्ट में निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन खराब रहा तो अक्सर बाद में भी उनके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ। इस कोर्स में हर एक ने अध्ययन किया, लेकिन अध्ययन करने के भी बहुत से तरीके होते हैं। कई विद्यार्थियों ने इस तरह पढ़ाई की, उन्होंने पाठ्यपुस्तक को पढ़ा और अपने क्लास नोट्स पढ़े। अगर सामग्री मुश्किल थी तो उन्होंने उसे दोबारा पढ़ा, या वे हर चीज़ को वैक्यूम क्लीनर की तरह रटने की कोशिश करते थे। निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने इसी तरह अध्ययन किया। अगर टेस्ट में उनका प्रदर्शन खराब रहा तो वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उनमें रसायन शास्त्र की योग्यता नहीं थी। आखिर मैंने हर संभव चीज़ की थी, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें यह जानकर सदमा लगेगा कि विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थी क्या करते हैं। मुझे भी यह उल्लेखनीय लगता है। विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने अपने सीखने और प्रोत्साहन की भागदौड़ पूरी तरह थाम ली। कोर्स की सामग्री को बिना सोचे अंधाधुंध रटने के बजाय उन्होंने कहा, मैंने लेक्चर्स की विषय वस्तु और इसमें निहित सिद्धांतों की तलाश की और मैंने गलतियों को देखा जब तक कि मुझे पक्का यकीन नहीं हो गया कि मैं उन्हें समझ गया हूँ। वे सिर्फ टेस्ट में पास होने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ रहे थे, और दरअसल इसलिए उन्हें ज़्यादा ऊंचे ग्रेड मिले। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वे ज़्यादा स्मार्ट थे या उनकी विज्ञान की पृष्ठभूमि ज़्यादा अच्छी थी। जब कोर्स नीरस या मुश्किल हुआ तो अपनी प्रेरणा को गंवाने के बजाय उन्होंने कहा, मैंने सामग्री में अपनी रुचि बनाए रखी। मैं रसायन शास्त्र लेने के बारे में सकारात्मक बना रहा।
मैंने अध्ययन करने के लिए खुद को प्रोत्साहित बनाए रखा। जब उन्हें लगा कि पाठ्यपुस्तक नीरस थी या शिक्षक खड़ूस था, तब भी उन्होंने अपने प्रोत्साहन को काफूर नहीं होने दिया। इस वजह से तो खुद को प्रोत्साहित करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया था। जब मैंने अपने स्थानक के विद्यार्थियों को विकासवादी मानसिकता के बारे में सिखाया तो उनके कुछ ही समय बाद मुझे उनमें से एक विद्यार्थी का ईमेल मिला। वह पहले इस तरह अध्ययन करती थी। जब भी किसी सचमुच मुश्किल सामग्री से मेरा सामना होता था तो मैं उसे बार बार पढ़ती रहती थी। विकासवादी मानसिकता के बारे में सीखने के बाद वह ज़्यादा अच्छी रणनीतियों का इस्तेमाल करने लगी जो कारगर रही। प्रोफेसर ड्वेक। जब आजाद हैदी सहायक शिक्षक ने मुझे अपने परीक्षा के परिणाम बताए तो मैं नहीं जानती थी कि आंसू बहाऊं या बस बैठ जाऊं। हैदी आपको बता देगी, मैं ऐसी दिख रही थी जैसे मैंने कोई लॉटरी जीत ली हो और मैं ऐसा ही महसूस भी कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे बस पास होने की उम्मीद थी। आपने मुझे जो प्रोत्साहन दिया वह जीवन भर मेरे बहुत काम आएगा। मैं महसूस करती हूँ कि मैंने एक शानदार ग्रेड हासिल कर लिया है, लेकिन मैंने इसे अकेले हासिल नहीं किया। प्रोफेसर ड्वेक आप न सिर्फ अपना सिद्धांत सिखाती है बल्कि आप उसे दिखाती भी है। उस सबक के लिए आपको धन्यवाद। यह एक मूल्यवान सबक है। शायद वह सबसे मूल्यवान सबक है जो मैंने कोलंबिया में सीखा है। और हाँ, मैं हर परीक्षा से पहले इन रणनीतियों का इस्तेमाल करती रहूँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हैदी को भी। अब सहायक नहीं, जून। क्योंकि विकासवादी मानसिकता वाले लोग सीखने के संदर्भ में सोचते हैं, इसलिए उनके सामने सीखने के विभिन्न रास्ते खुल जाते हैं। यह अजीब बात है। निश्चित मानसिकता वाले हमारे प्री मेड विद्यार्थी अच्छा ग्रेड पाने के लिए लगभग कुछ भी कर सकते थे सिवाय प्रक्रिया की भागदौड़ थामने के, ताकि अच्छे ग्रेड मिलने की गारंटी हो जाए। समान बनाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि सही मानसिकता वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? क्या सभी बच्चों को समान बनाया गया है? आइए पहले दूसरे प्रश्न को लेते हैं। नहीं, कुछ बच्चे अलग होते हैं। अपनी पुस्तक गिफ्टेड चिल्ड्रन में एलन वीनर बाल प्रतिभाओं के बारे में अविश्वसनीय जानकारी देती है। ये बच्चे ऊंची योग्यताओं और जुनूनी रुचियों के साथ पैदा हुए नजर आते हैं और उन रुचियों की दिशा में एकाग्रचित्त प्रयास करके महारथी बन जाते हैं। माइकल भी एक ऐसा ही प्रतिभाशाली बच्चा था। वह लगातार अक्षरों और संख्याओं वाले खेल खेलता रहता था। वह अपने माता पिता से अक्षरों और संख्याओं के बारे में अंतहीन प्रश्न पूछता था और बहुत छोटी सी उम्र में ही बोलने लगा था, पढ़ने लगा था तथा गणित करने लगा था। 10 महीने की उम्र में ही वह साइन बोर्ड से शब्द पढ़कर सुपरमार्केट में लोगों को हैरान कर देता था। हर कोई यह मानता था कि उसकी माँ किसी तरह के इशारे से उससे चीज़ें करा रही थी। उसके पिता कहते हैं कि 3 साल की उम्र में वह न सिर्फ अलजेब्रा कर रहा था बल्कि अलजेब्रा के नियम भी खोज रहा था और साबित कर रहा था। हर दिन जब उसके पिता ऑफिस से घर लौटते थे तो माइकल उन्हें गणित की पुस्तकों की ओर खींच लेता था और कहता था, डैडी आओ थोड़ा काम करते हैं। हो सकता है कि माइकल ने एक विशेष योग्यता के साथ शुरुआत की हो, लेकिन मेरे लिए सबसे असाधारण चीज़ यह है कि वह सीखने और चुनौतियों से बेहतर प्रेम करता था और उसके माता पिता उसे उसकी मेहनती गतिविधियों से दूर नहीं खींच पाते थे। यही हर बाल प्रतिभा के बारे में सच है। अक्सर लोगों को यह यकीन होता है कि प्रतिभा अपने आप में
योग्यता होती है, लेकिन जो चीज़ उसे इसे पोषण देती है वह है सतत अंतहीन उत्सुकता व चुनौतियों की तलाश। यह योग्यता है या मानसिकता? क्या मोजार्ट की सफलता के पीछे सांगीतिक योग्यता भी थी, या यह तथ्य था कि उन्हें तब तक मेहनत की जब तक कि उन्हें हाथ विकृत नहीं हो गए? क्या डार्विन की सफलता के पीछे उनकी वैज्ञानिक योग्यता थी, या यह तथ्य था कि बचपन से ही वे नमूनों को बिना रुके इकट्ठा करते रहते थे? हम बाल प्रतिभाओं बाएँ हो या न हो, हम सभी में ऐसी रुचियाँ होती है जो योग्यताओं में पल्लवित हो सकती है। बचपन में मैं लोगों के प्रति मनमोहित थी, खासतौर पर वयस्कों के प्रति। मैं सोचती थी इन्हें कौन सी चीज़ चलाती है। वास्तव में कुछ साल पहले मेरे एक कज़िन ने मुझे एक घटना बताई जो अब तक हुई थी। हम 5 साल पहले जब हम 5 साल के थे, हम मेरी नानी के घर पर थे और उसकी माँ से इस बात पर खूब लड़ाई हुई कि वह अपनी कैडी कब खा सकती है। बाद में जब हम सामने की सीढ़ियों पर बैठे थे तो मैंने उनसे कहा, इतनी बेवकूफ़ी मत किया करो। वयस्क लोग यह सोचना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उसके हाथ में है, बस यहाँ हाँ कह दो और अपनी केड़ी अपने मनचाहे समय पर खा लो। क्या ये एक बाल मनोवैज्ञानिक शब्द थे? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे कज़िन ने मुझे बताया कि यह सलाह उसके बहुत काम आई। रोचक बात यह है कि वह डेंटिस्ट बन गया है। क्या हर व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? क्या हर व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? अब पहले प्रश्न पर आते हैं। क्या सही मानसिकता होने पर हर व्यक्ति महान चीज़ें कर सकता है? क्या आप अपने राज्य के सबसे बुरे हाई स्कूल में जाकर विद्यार्थियों को कॉलेज कैलकुलस पढ़ा सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। सही मानसिकता और सही शिक्षण के साथ लोग हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। गारफील्ड हाई स्कूल लॉस एंजल्स के सबसे बुरे स्कूलों में से एक था। यह कहना न्यूनोक्ति होगी कि विद्यार्थी रुचिहीन थे और शिक्षक थके हुए हैं। लेकिन दोबारा सोचे बिना जेम एस्केटल्स स्टेड एड डिलीवर के मशहूर थे ने इन गरीब हिस्पैनिक विद्यार्थियों को कॉलेज स्तरीय कैलकुलस सिखाया। अपनी विकासवादी मानसिकता के साथ उन्होंने यह पूछा, मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ? उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। इसी तरह उन्होंने यह पूछा, वे सबसे अच्छी तरह कैसे सीख सकते हैं? उन्होंने यह पूछा, क्या वे सीख सकते हैं? लेकिन उन्होंने न सिर्फ उन्हें कैलकुलस सिखाया बल्कि वे और उनके सहकर्मी बेंजामिन जिमेनेज उन्हें गणित में राष्ट्रीय चार्ट के शिखर तक ले गए। 1987 में देश के केवल 3 अन्य पब्लिक स्कूल थे जहां उनसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने एडवांस प्लेसमेंट कैलकुलस टेस्ट दिया। इन 3 में स्टेटवेंसेट हाई स्कूल और द बॉक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस शामिल थे, जो दोनों ही न्यूयॉर्क के गणित व विज्ञान केंद्रित एलिट स्कूल थे।
यही नहीं, गारफील्ड के ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इतने अच्छे टेस्ट ग्रेड हासिल किए कि उनकी बदौलत उन्हें कॉलेज क्रेडिट भी मिले। उस साल पूरे देश में 1000 से भी कम मैक्सिकन अमेरिकी विद्यार्थियों ने इस स्तर पर टेस्ट को पास किया। इसका मतलब है कि बहुत सी ऐसी बुद्धिमत्ता है जो विकास संबंधी विद्यार्थियों की क्षमता के कम आकलन के कारण बर्बाद हो रही है। मारवा कॉलिंस। अक्सर बच्चे जब पीछे होते हैं, मान ले जब वे किसी ग्रेड को दोहरा रहे होते हैं, तो उन्हें इस सामान्यता के आधार पर कमज़ोर सामग्री दी जाती है कि वे इसे ज़्यादा झेल नहीं सकते। यह विचार निश्चित मानसिकता का है। ये विद्यार्थी मंदबुद्धि है, इसलिए उनके दिमाग में कुछ आसान चीज़ों को बार बार ठोक कर भरने की ज़रूरत है, लेकिन परिणाम निराशाजनक होते हैं। विद्यार्थी पूरा ग्रेड दोहरा देते हैं और ऐसा कुछ नहीं सीख पाते जो उन्हें पहले से पता न हो। इसके बजाय मारवा कॉलिंस ने शिकागो के गरीब बच्चों को लिया जो पब्लिक स्कूल में फेल हो गए थे और उनके साथ प्रतिभाशाली बच्चों जैसा व्यवहार किया। उनमें से कई पर तो सीखने में अक्षम, मंदबुद्धि या भावनात्मक रूप से विचलित का ठप्पा लगा हुआ था। लगभग सभी उदासीन थे। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई आशा नहीं थी। कॉलिंस की दूसरे ग्रेड की पब्लिक स्कूल क्लास ने न्यूनतम स्तर की रीडर बुक से शुरुआत की जो उपलब्ध थी। जून तक वे 5वें ग्रेड की रीडर के बीच तक पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने अरस्तु, ईसप, तोत्साय, शेक्सपियर, पो, फ्रास्ट और डिक्सन्स को भी पढ़ लिया। बाद में जब उन्होंने अपना खुद का स्कूल शुरू किया तो शिकागो सन टाइम्स के कॉमिक्स जे स्मिथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि 4 साल के इस बच्चे इस तरह के वाक्य लिख रहे थे, डॉक्टर को दिखाओ। और ईसप ने नीति कथाएं लिखी थी और वे डिप्थॉन तथा डायक्रिटिकल मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने देखा कि 2nd ग्रेड के बच्चे शेक्सपियर, लॉन्गफेलो और कपलिंग के अंश पढ़ रहे थे। इससे कुछ समय पहले वे एक अमीर उपनगरीय हाई स्कूल गए थे जहां कई विद्यार्थियों ने तो शेक्सपियर के बारे में सुना भी नहीं था। कॉलिंस के एक विद्यार्थी ने कहा, इसका मतलब है अमीर हाई स्कूल के बच्चे यह नहीं जानते थे कि शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1660 में हुई थी। विद्यार्थियों ने बहुत कुछ पढ़ा। गर्मियों में भी एक विद्यार्थी 6 वर्षीय मंदबुद्धि के रूप में दाखिल हुआ था, लेकिन 4 साल बाद वह गर्मियों में 23 पुस्तकें पढ़ चुका था। इनमें ए टेल ऑफ द सिटीज़ और जेन आयर शामिल थी। विद्यार्थी गहराई से और विचारपूर्वक पढ़ते थे। जब 3-4 साल के बच्चे डेडलस और इकेरस के बारे में पढ़ रहे थे तो 4 साल के एक बच्चे ने कहा, मिसेज कॉलिंस, अगर हम सीखते नहीं हैं और कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो हम इकेरियन उड़ान भरेंगे जो हमें कहीं नहीं ले जाएगी। मैकबेथ पर गर्मागर्म बहस आम थी। एल्फ्रेड वाइनेट को विश्वास था कि आप किसी के मस्तिष्क की गुणवत्ता को बदल सकते हैं। स्पष्ट रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, चाहे आप इन बच्चों का मापन ज्ञान की व्यापकता से करें या मापक परीक्षणों में उनके प्रदर्शन से। उनके मस्तिष्क का रूपांतरण हो चुका था। मशहूर शिक्षण शोधकर्ता बेंजामिन ब्लू ने 120 असाधारण सफल लोगों का अध्ययन किया। वे कंसल्ट पियानो वादक थे, मूर्तिकार थे, ओलंपिक तैराक थे, विश्व स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थे, गणितज्ञ थे और शोध न्यूरोलॉजिस्ट थे।
इनमें से ज़्यादातर बचपन में खास उल्लेखनीय नहीं थे और उन्होंने गंभीर प्रशिक्षण के शुरू होने से पहले स्पष्ट प्रतिभा नहीं दिखाई थी। शुरुआती किशोरावस्था तक भी आप आमतौर पर उनकी विद्यमान योग्यता के आधार पर उनकी भावी उपलब्धि की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। केवल उनका निरंतर प्रोत्साहन और समर्पण, साथ ही उनका समर्थनकारी नेटवर्क उन्हें शिखर तक ले गया। ब्लू का निष्कर्ष है, अमेरिका और दूसरे देशों में मैंने 40 साल तक स्कूल में सिखाने पर गहन शोध किया और मेरा मुख्य निष्कर्ष यह है, संसार में एक व्यक्ति जो भी सीख सकता है उसे लगभग सभी व्यक्ति सीख सकते हैं, बशर्ते उसे सीखने की उचित पूर्व और वर्तमान परिस्थितियां दी जाए। वे उन 2 से 3% बच्चों को नहीं गिर रहे हैं जिनके सामने गंभीर बाधाएं, और वे दूसरे छोर पर उन शीर्षस्थ 1 से 2% बच्चों को नहीं गिन रहे जिनमें माइकल जैसे बच्चे शामिल हैं। वे बाकी हर व्यक्ति को गिन रहे हैं। योग्यता के स्तर और निगरानी। लेकिन क्या विद्यार्थियों को किसी कारणवश योग्यता के अलग अलग स्तरों में श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता है? क्या उनके टेस्ट के स्कोर और अतीत की उपलब्धि ने यह नहीं दिखा दिया है कि उनकी योग्यता क्या है? याद रखें, टेस्ट स्कोर और उपलब्धि के पैमाने आपको बताते हैं कि कोई विद्यार्थी कहाँ है, लेकिन वे आपको यह नहीं बताते कि कोई विद्यार्थी अंततः कहाँ पहुँच सकता है। जर्मनी के शोधकर्ता फाल्को राइनबर्ग ने विभिन्न मानसिकता वाले स्कूली शिक्षकों का अध्ययन किया। कुछ शिक्षकों की निश्चित मानसिकता थी, उन्हें यह विश्वास था कि उपलब्धि अलग अलग स्तरों के साथ उनकी कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थी गहराई से और स्थायी रूप से भिन्न थे। मेरे अनुभव में विद्यार्थियों की ज़्यादातर उपलब्धि साल भर में एक सी बनी रहती है। यदि मैं विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता जानता हूँ तो मैं उनके स्कूली करियर की काफ़ी अच्छी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। शिक्षक के रूप में मेरा विद्यार्थियों की बौद्धिक योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 6ठे ग्रेड की मेरी टीचर मिसेज विल्सन की तरह ही ये शिक्षक भी निश्चित मानसिकता सिखाते थे और उसी का अभ्यास करते थे। उनके क्लासरूम में जो विद्यार्थी ऊंची योग्यता वाले समूह में साल शुरू करते थे वे अंत में भी वहां रहते थे, और जो कम योग्यता वाले समूह में साल शुरू करते थे उनका साल वही ख़त्म होता था। लेकिन कुछ शिक्षक विकासवादी मानसिकता सिखाते थे और उनका अभ्यास करते थे। वे इस विचार पर केंद्रित होते थे कि सभी बच्चे अपनी योग्यता का विकास कर सकते हैं, और उनकी कक्षाओं में एक अजीब चीज़ होती थी। यह मायने नहीं रखता था कि विद्यार्थियों ने ज़्यादा योग्यता वाले समूह में शुरुआत की या कम योग्यता वाले समूह में। दोनों ही समूह साल के अंत में काफ़ी ऊपर पहुंच जाते थे। इन निष्कर्षों को देखना एक शक्तिशाली अनुभव है। समूह की भिन्नताएं और उन शिक्षकों के मार्गदर्शन तले गायब हो जाती थी जो बेहतरी के लिए सिखाते थे, क्योंकि इन शिक्षकों ने कम योग्यता वाले विद्यार्थियों तक पहुंचने का तरीका खोज लिया था। शिक्षक विकास की मानसिकता का अभ्यास कैसे करे, यह बाद वाले एक अध्ययन का विषय है, लेकिन यहाँ इस बात का सार है कि मशहूर शिक्षक मार्वा कॉलिंस ने यह कैसे किया। क्लास के पहले दिन वे दूसरे ग्रेड वाले ब्रेंडी के पास गई, जो स्कूल का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता था। चलो मेरे गुलाब, उन्होंने अपने हाथों में उनका चेहरा भरते हुए कहा, हमें मेहनत करनी है। तुम कुर्सी पर बैठे बैठे स्मार्ट नहीं बन सकते। मैं वादा करता हूँ तुम यह कर लोगे और तुम सफल हो जाओगे। मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगी। सार, निश्चित मानसिकता उपलब्धि की सीमित
उपलब्धि को सीमित कर देती है। यह लोगों के मन में बाधक विचार भर देती है, जिनकी वजह से वे मेहनत से कतराते हैं और वे सीखने की कमज़ोर रणनीतियाँ का सहारा लेते हैं। यही नहीं, इसकी वजह से वे दूसरे लोगों को सहयोगी के बजाय न्यायाधीश या आलोचक समझने लगते हैं, चाहे हम डार्विन की बात करें या कॉलेज के विद्यार्थियों को। महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने के लिए स्पष्ट, एकाग्र और पूरे प्रयास के अलावा रणनीतियों से भरे अथाह संदूक की ज़रूरत होती है, साथ ही सीखने वाले सहयोगी की भी। विकासवादी मानसिकता लोगों को यही देती है और इसलिए यह उनकी योग्यता के विकास में सहायता करती है तथा सफल बनाती है। क्या कलात्मक योग्यता एक प्रतिभा है? क्या कलात्मक योग्यता एक प्रतिभा है? यह व्यापक विश्वास है कि बुद्धिमान लोग पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। लेकिन इसके विपरीत, जब हम इस बारे में सचमुच सोचते हैं तो यह विश्वास करना इतना मुश्किल नहीं होता कि लोग अपनी बौद्धिक योग्यता का विकास कर सकते हैं। बुद्धि बहुआयामी होती है। आप शाब्दिक योग्यताओं या गणितीय वैज्ञानिक योग्यताओं या तार्किक सोच की योग्यताओं आदि का विकास कर सकते हैं, लेकिन जब बात कलात्मक योग्यता की आती है तो यह ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा जैसी ज़्यादा दिखती है। मिसाल के तौर पर लोग नैसर्गिक रूप से खराब या अच्छी ड्राइंग बनाते नजर आते हैं। मेरा भी यही विश्वास था। हालांकि मेरे कुछ मित्र बिना किसी कोशिश और प्रशिक्षण के सुंदर ड्राइंग बना लेते थे, लेकिन मेरी ड्राइंग योग्यता शुरुआती ग्रेड स्कूल में ही थम गई। चाहे मैं कितनी ही कोशिश करूं, मेरे प्रयास आदिकालीन और निराशाजनक होते थे। मैं बाकी मायनों में कलात्मक हूँ। मैं डिज़ाइन कर सकती हूँ, मैं रंगों के मामले में बेहतरीन हूँ, मेरे पास सृजन का एक सूक्ष्म एहसास भी है। इसके अलावा मेरी आँखों और हाथों का समन्वय भी बहुत बढ़िया है। फिर मैं ड्राइंग क्यों नहीं कर सकती थी? मेरे पास कोई प्रतिभा ही नहीं होगी। मुझे स्वीकार करना होगा कि इससे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। देखिए, ड्राइंग करने के कितने मौके आते हैं। मैंने एक शाम को यह पाया जब मैं एक मनमोहक व्यक्ति की डिनर अतिथि बनी। वे एक ज़्यादा बड़े मनोचिकित्सक थे जो यहूदियों के सर्वनाश से बच निकले थे। चेकोस्लोवाकिया में 10 साल की उम्र में एक दिन जब वे और उनका बेटा भाई स्कूल से घर लौटे तो उनके माता पिता जा चुके थे। उन्हें पकड़ लिया गया था। वे बस इतना जानते थे कि इंग्लैंड में उनके एक अंकल रहते थे। इसी जानकारी के सहारे दोनों लड़के किसी तरह लंदन पहुँचे और उन्हें खोज लिया। कुछ साल बाद अपनी उम्र के बराबर बारे में झूठ बोलकर मेरे मेजबान रॉय एयरफोर्स में शामिल हुए और युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े। जब वे घायल थे तो उन्होंने अपनी नर्स से शादी कर ली, मेडिकल स्कूल गए और अमेरिका में एक कमाऊ प्रैक्टिस कायम कर ली। इस दौरान उनकी उल्लुओं में गहरी रुचि हो गई। वे सोचते थे कि उनमें बहुत सारे प्रशंसनीय गुण होते हैं और वे खुद को उल्लू जैसा सोचना पसंद करते हैं। उल्लुओं की कई मूर्तियाँ उनके घर में सजी हुई थी। इसके अलावा उनके यहाँ एक उल्लू अतिथि पुस्तिका भी थी। यह पता चला कि जब भी वे किसी को पहली मुलाकात में बहुत पसंद करते थे तो वे उसे उल्लू की ड्राइंग बनाने और अतिथि पुस्तिका में उनसे कुछ लिखने को कहते थे। जब उन्होंने यह पुस्तक मेरी ओर बढ़ाई और उनका महत्व बताया तो मैंने सम्मानित और
आतंकित दोनों ही महसूस किया। ज़्यादातर आतंकित और भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरी कृति पुस्तक के बीच में कहीं दफन नहीं होने वाली थी, बल्कि बिल्कुल आखिरी पेज को अलंकृत करने वाली थी। मैं अपनी उलझन की गहनता या अपनी कलाकृति की कमजोरी गुणवत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, हालांकि दोनों ही दर्दनाक रूप से स्पष्ट है। मैं यह कहानी आश्चर्य और खुशी की भूमिका के रूप में बता रही हूँ, जो मुझे तब महसूस हुआ जब मैंने ड्राइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन को पढ़ा। उन लोगों के पहले और बाद वाले स्वचित्र थे। उन्होंने लेखिका को पढ़ा। उन लोगों के पहले और बाद वाले स्वचित्र थे। उन्होंने लेखिका बेट्टी एडवर्ड का ड्राइंग एक संक्षिप्त कोर्स किया था, यानी ये स्वचित्र विद्यार्थियों ने खुद कोर्स शुरू करते समय और पाँच दिन का कोर्स पूरा करने के बाद बनाए थे। क्या वे आश्चर्यजनक नहीं थे? शुरुआत में तो ये लोग ऐसे नहीं दिख रहे थे मानो उनमें ज़्यादा कलात्मक योग्यता हो। उनके ज़्यादातर चित्र देखकर मुझे मेरा उल्लू याद आ गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हर व्यक्ति सचमुच ड्राइंग करने में माहिर नज़र आने लगा और एडवर्ड कसम खाती है कि यह एक सामान्य समूह है। यह असंभव नज़र आता है। एडवर्ड सहमत है कि ज़्यादातर लोग ड्राइंग को एक जादुई योग्यता मानते हैं जो सिर्फ चुनिंदा चंद लोगों के पास होती है और केवल चुनिंदा लोग ही इसे कभी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग ड्राइंग के घटकों जिन्हें सीखा जा सकता है को नहीं समझते हैं। वे बताती है कि वे मूलतः ड्राइंग की नहीं बल्कि देखने की योग्यता है। वे किनारों, स्थानों, संबंधों, प्रकाश और छायाओं तथा संपूर्ण को अनुभूत करने की योग्यता है। ड्राइंग के लिए हमें हर घटक की योग्यता को सीखने और फिर सभी घटकों को एक प्रक्रिया में सम्मिश्रित करना सीखने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से इन योग्यताओं को ग्रहण कर लेते हैं, जबकि बाकी लोगों को उन्हें सीखने और उन सबको सम्मिश्रित करने के लिए मेहनत करनी होती है। लेकिन जैसा हम बाद वाले स्वचित्रों से देख सकते हैं, यह काम हर व्यक्ति कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग इसे शून्य या बहुत कम प्रशिक्षण से कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी लोग प्रशिक्षण के बाद यह नहीं कर सकते, और कई बार तो इसे बगैर प्रशिक्षण वाले लोग से भी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि निश्चित मानसिकता वाले कई लोग सोचते हैं कि किसी का शुरुआती प्रदर्शन आपको उनकी प्रतिभा और उनके भविष्य के बारे में सब कुछ बता देता है। जैक्सन पोलॉक, यह सचमुच शर्म की बात होती अगर कोई लोग इस कारण जैक्सन पोलॉक को हतोत्साहित करते। विशेषज्ञ मानते कि पोलॉक के पास कला की बहुत कम नैसर्गिक प्रतिभा, और जब आप उनके शुरुआती चित्रों को देखते हैं तो यह साफ नज़र भी आता है कि वे इस बारे में भी सहमत है कि वे 20वीं सदी के महानतम अमेरिकी चित्रकारों में से एक बने और उन्होंने आधुनिक चित्रकला में क्रांतिकारी कर दी। वे बिंदु ए से बिंदु बी तक कैसे पहुँचे? पूरे संसार में मशहूर कोरियोग्राफर और डांसर ट्वाइला थार्प ने एक पुस्तक द क्रिएटिव हैबिट लिखी थी। जैसा आप शीर्षक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका तर्क है कि सृजनात्मक प्रेरणा का जादुई कार्य नहीं है, यह तो कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मोजार्ट के लिए भी अमेडियस फिल्म याद है।
इसमें दिखाया गया है कि मोजार्ट आसानी से एक के बाद एक मास्टरपीस देते जा रहे थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सेलिया ईर्ष्या के मारे मरे जा रहे थे। देखिए, थॉप ने उस फिल्म पर काम किया और वे कहती है, बकवास, कोई भी नैसर्गिक प्रतिभाशाली लोग नहीं होते हैं। समर्पण ही है जो जैक्सन पोलॉक को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले गया। पोलॉक शिद्दत से चित्रकार बनना चाहते थे, इससे उन्हें प्रेम था। वे चित्रकला के बारे में सारे समय सोचते रहते थे और वे यह काम सारे समय करते रहते थे। क्योंकि वे इतने ज़्यादा उत्साहित थे, इसलिए दूसरों ने उन्हें गंभीरता से लिया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। नतीजा यह हुआ कि वे उन सारी चीज़ों में माहिर हो गए जिनमें महारत हासिल करना जरूरी था, और वे आश्चर्यजनक रूप से मौलिक कृतियाँ उत्पन्न करने लगे। उनके प्रवाहमय चित्रों में से प्रत्येक पूरी तरह से अनूठा था। इन चित्रों ने उन्हें अपने अवचेतन मन से चित्र बनाने और भावनाओं के बहुत व्यापक दायरे को संप्रेषित करने की अनुमति दी। कुछ साल पहले मुझे न्यूयॉर्क के द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में इन चित्रों की प्रदर्शनी देखने का सौभाग्य मिला। मैं हर कृति की शक्ति और सौंदर्य से चकित रह गई। क्या कोई भी कुछ भी कर सकता है? मुझे सचमुच नहीं पता था। बहरहाल, मैं सोचती हूँ कि हम इस वक्त इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि जितना दिखता है लोग उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। प्रशंसा और सकारात्मक लेबल का खतरा। प्रशंसा और सकारात्मक लेबल का खतरा। यदि लोगों में हासिल करने की इतनी ज़्यादा क्षमता होती तो वे अपनी क्षमता में विश्वास कैसे हासिल कर सकते हैं? हम उन्हें वह विश्वास कैसे दे सकते हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें इसका पीछा करने के लिए होती है? उनकी योग्यता की प्रशंसा करना कैसा रहेगा कि उनमें वह सब है जिसकी ज़रूरत है? वास्तव में 80% से ज़्यादा अभिभावकों ने हमें बताया है कि बच्चों की योग्यता की प्रशंसा करना ज़रूरी है ताकि उनकी आत्मविश्वास और उपलब्धि को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी नज़र आती है। लेकिन फिर भी हम चिंता करने लगे। हमने इस बारे में सोचा कि निश्चित मानसिकता वाले लोग पहले से ही अपनी योग्यता पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या यह काफ़ी है? क्या यह अच्छा दिखेगा? कहीं लोगों की योग्यता की प्रशंसा करने से वे इस पर और ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो तो नहीं करने लगेंगे? क्या इससे वे यह नहीं समझेंगे कि इसे महत्व देते हैं? और इससे भी बदतर कि हम उनके प्रदर्शन से उनकी गहरी निहित योग्यता को समझ सकते हैं। क्या यह उन्हें निश्चित मानसिकता सिखाना नहीं है? एडम ग्यूटेल की सांगीतिक थिएटर का राजकुमार और तारणहार कहा गया है। वे रिचर्ड रॉजर्स के पोते थे। उन्होंने ओक्लाहोमा तथा केराउज जैसे अमर रचनाओं के लिए संगीत लिखा था। ग्यूटेल की माँ अपने बेटे की प्रतिभा का बखान करते नहीं थकती। बाकी हर व्यक्ति भी प्रतिभा वहाँ पर है और यह बहुत ज़्यादा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक समीक्षा में प्रशंसा की गई थी। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की प्रशंसा लोगों को प्रोत्साहित करती है? शोध की बेहतरीन बात यह है कि आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर उसके जवाब मालूम कर सकते हैं। इसलिए हमने सैकड़ों विद्यार्थियों पर अध्ययन किया, ज़्यादातर उन विद्यार्थियों पर जो किशोरावस्था की शुरुआत में थे। पहले हमने विद्यार्थी को गैर शाब्दिक IQ टेस्ट से 10 अच्छी समस्याओं का समूह दिया। जब उन्होंने इन पर ज़्यादातर अच्छा प्रदर्शन किया तो उनका काम पूरा होने पर हमने उनकी प्रशंसा की। हमने कुछ विद्यार्थियों की योग्यता की प्रशंसा की। हमने उन्हें बताया, वाह, तुमने 8 सही कर ली, यह सचमुच अच्छा स्कोर है, तुम इसमें प्रतिभाशाली लगते हो। वे एडम
ग्यूटेल की "आप बहुत प्रतिभाशाली है" वाली प्रतिभा में थे। हमने बाकी विद्यार्थियों के पास प्रयास की सराहना की। वाह, आपने 8 सही कर लिए। यह सचमुच अच्छा स्कोर है। आपने सचमुच कड़ी मेहनत की होगी। उन्हें यह महसूस नहीं कराया कि उनमें कोई विशेष प्रतिभा थी। उनकी प्रशंसा तो वह मेहनत करने के लिए की गई थी। उनकी आवश्यकता सफल होने के लिए होती है। दोनों ही समूह शुरुआत में एकदम समान थे, लेकिन प्रशंसा के ठीक बाद उनमें फर्क आने लगा, जैसा हमें डर था। योग्यता की प्रशंसा ने विद्यार्थियों को निश्चित मानसिकता में धक्का दिया और उन्होंने इसके सारे संकेत भी दिखाए। जब हमने उन्हें विकल्प दिया तो उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण नए काम को अस्वीकृत कर लिया, जिससे वे सीख सकते थे कि वे कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे जिनसे उनके दोष उजागर हो और उनकी प्रतिभा पर प्रश्न चिन्ह लगे। जब ग्यूटेल 13 साल के थे तो वे मेट्रोपॉलिटन ओपेरा, ब्रॉडकास्ट और अमोल एंड द नाइट विजन की टीवी फिल्म में धूम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे थे। वे सिर झुकाकर बाहर निकल आए और बोले कि उनकी आवाज़ खराब हो गई थी। मैंने एक तरह से नाटक किया कि मेरा आवाज़ बदल रही थी। मैं दबाव नहीं झेलना चाहता था। इसके विपरीत जब विद्यार्थियों के प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की गई तो उनमें से 90% चुनौतीपूर्ण नया काम चाहते थे जिससे वे सीख सके। फिर हमने विद्यार्थियों को कुछ मुश्किल नई समस्याएं दी जिन पर उन्होंने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। योग्यता वाले बच्चे अब यह सोचने लगे कि वे कतई स्मार्ट नहीं है। यदि सफलता का मतलब यह था कि वे बुद्धिमान हैं तो फिर सफलता से कमतर होने का मतलब यह है कि उनमें बुद्धि कम है। ग्यूटेन यही बात कहते हैं, मेरे परिवार में अच्छे होने का मतलब असफल होना है। बहुत अच्छे होना भी असफल होना है। केवल महान बनना ही असफल न कराने वाली एकमात्र चीज़ है। प्रयास वाले बच्चों ने मुश्किल का मतलब बस यही समझा, ज़्यादा प्रयास करो या नई रणनीतियाँ आजमाओ। उन्होंने इसे असफलता के रूप में नहीं देखा और यह नहीं सोचा कि यह उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह था। समस्याओं के बारे में विद्यार्थियों के आनंद का क्या स्थिति थी? सफल होने के बाद हर व्यक्ति को समस्याएं अच्छी लगती थी, लेकिन मुश्किल समस्याओं के बाद योग्यता वाले यानी निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने कहा कि यह एक अब मज़ेदार नहीं था। यह मज़ेदार हो भी नहीं सकता जब आपकी शोहरत का दावा यानी आपकी विशेष प्रतिभा का दावा खतरे में हो। यहाँ एडम ग्यूटेल की बात सुने। काश मैं आनंद ले सकता, चैन से रह सकता और महान व्यक्ति की क्षमता की कोई जिम्मेदारी मुझ पर न होती। हमारे अध्ययन वाले बच्चों की तरह ही प्रतिभा का बोझ उनके आनंद का गला दबा रहा था। जिन विद्यार्थियों की सराहना उनके प्रयास के लिए की गई थी वे अब भी समस्याओं से प्रेम करते थे और उनमें कई ने तो कहा कि मुश्किल समस्याएं सबसे मज़ेदार थी। फिर हमने विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर निगाह डाली। जिन विद्यार्थियों की प्रशंसा उनकी योग्यता के लिए की गई थी, मुश्किल अनुभव के बाद उनका प्रदर्शन गिर गया। तब भी हमने उन्हें कुछ ज़्यादा आसान समस्याएं दी। उनकी योग्यता में उनका विश्वास चला गया था, इसलिए वे शुरुआत से भी बुरा प्रदर्शन कर रहे थे। जिन विद्यार्थियों की प्रशंसा उनके प्रयास के लिए की गई थी वे लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने कठिन समस्याओं का इस्तेमाल करके अपनी योग्यता को निखार लिया था, इसलिए जब उन्हें ज़्यादा आसान समस्याएं दी गई तो वे काफ़ी आगे थे, क्योंकि यह एक तरह का IQ टेस्ट था। इसलिए आप यह कह सकते हैं कि योग्यता की प्रशंसा करने से विद्यार्थियों के IQ पॉइंट कम हो गए और उनके प्रशंसा करने से वे बढ़ गए। ग्यूटेल सफल नहीं हो रहे थे। वे व्यग्रता के शिकार थे और उंगलियां चबाने की वजह से वे
रक्तरंजित हो गई थी। साक्षात्कार लेने वाले ने कहा, उनके हाथ 1 मिनट रहे, केवल 1 ही मिनट काफ़ी है, और व्यग्रता के पीछे दहशत की तस्वीर दिखने लगती है। ग्यूटेन गंभीर बारंबार उत्पन्न होने वाली नशे की समस्याओं से भी जूझ रहे थे। शक्तिशाली बनने के बजाय प्रतिभा के उनके मन में डर और शंका भर दी थी। उनकी प्रतिभा को साकार करने के बजाय उनकी प्रतिभाशाली संगीतकार ने अपना ज़्यादातर जीवन जिससे दूर भागने में बिताया। एक चीज़ आशा बांधती है, उनका यह पहचानना कि उनके जीवन की अपनी दिशा है, जो दूसरे लोगों और उनकी प्रतिभा के बारे में दूसरों के दृष्टिकोण से संचालित नहीं होती है। एक रात उन्होंने अपने दादाजी के बारे में सपना देखा। मैं उन्हें लेकर लिफ्ट तक जा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरी आवाज़ अच्छी है। उन्होंने थोड़ी दयालुता से कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की आवाज़ है। क्या वह आवाज़ आखिरकार प्रकट हुई? ग्यूटेल ने द लाइट इन द पियाज़ा के संगीत के लिए, जो एक बहुत रोमांटिक संगीतमय फिल्म की थी, 2005 का टोनी अवार्ड जीता। क्या वे इसे प्रतिभा की प्रशंसा मानेंगे या प्रयास की? मुझे उम्मीद है कि वे बाद वाला विकल्प चुनेंगे। हमारे अध्ययन की एक और खोज थी जो आश्चर्यजनक थी और साथ ही निराशाजनक भी थी। हमने विद्यार्थियों से कहा, आप जानते हो, हम दूसरे स्कूलों में जाने वाले हैं और शर्त लगाती हूँ कि उन स्कूलों के बच्चे समस्याओं के बारे में जानना पसंद करेंगे। इसलिए हमने विद्यार्थियों को उनके विचार लिखने के लिए एक पेज दिया, लेकिन स्कोर लिखने के लिए भी खाली जगह छोड़ दी जो उन्हें समस्याओं में मिले थे। क्या आप यकीन करेंगे कि योग्यता के लिए प्रशंसित 40% विद्यार्थियों ने अपने स्कोर के बारे में झूठ बोला, और हमेशा एक ही दिशा में निश्चित मानसिकता में अपूर्णताएं शर्मनाक होती है, खास तौर पर अगर आप प्रतिभाशाली हो। इसलिए उन्होंने झूठ बोलकर अपनी कमियों को छिपा लिया। डरावनी बात यह है कि हमने सामान्य बच्चों को स्मार्ट बनाकर उन्हें झूठा बना दिया। वे पैराग्राफ लिखने के ठीक बाद में एक युवक से मिली जो कि कॉलेज बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता था। वह मुझसे अपनी एक छात्रा के बारे में परामर्श लेने आया था। यह छात्रा प्रैक्टिस टेस्ट देती है और फिर अपने स्कोर के बारे में उनसे झूठ बोलती है। उस छात्रा को वह पढ़ाना है जो वह नहीं जानती है, लेकिन वह उसे इस बारे में सच्चाई ही नहीं बता रही है कि वह क्या नहीं जानती, और वह उसे इसके लिए पैसे दे रही है। तो अंततः बच्चों को स्मार्ट कहने का नतीजा यह हुआ कि वे ज़्यादा मूर्ख महसूस करने लगे और ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम भी करने लगे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वे ज़्यादा स्मार्ट थे। मैं नहीं सोचती कि लोगों पर सकारात्मक ठप्पे प्रतिभाशाली, गुणी, बेहद योग्य लगाते समय हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम चुनौती के प्रति उनके उत्साह और सफलता के प्रति उनकी रणनीति से उन्हें वंचित करने का इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन खतरा यही है, यदि एक आदमी का पत्र है जिसने मेरी लिखी बातें पढ़ी थी। प्रिय डॉक्टर ड्वेक, आपके अध्ययन को पढ़ना दर्दनाक था क्योंकि इसमें मैंने खुद को पहचान लिया। बचपन में मैं द गिफ्टेड चाइल्ड सोसाइटी का सदस्य था और बुद्धिमत्ता के लिए मेरी लगातार प्रशंसा की जाती थी। अब जीवन गुजर गया और मैं अपनी संभावना को पूरा नहीं कर पाया। मेरी उम्र 49 साल है, इसलिए अब मैं मेहनत करना सीख रहा हूँ और यह देखना भी कि असफलता मूर्ख का संकेत नहीं है, बल्कि अनुभव तथा योग्यता की कमी की निशानी है। आपके अध्ययन ने खुद को एक नई रोशनी
में देखने में मेरी मदद की है। सेठ अब्राम्स। यह सकारात्मक ठप्पों का खतरा है। इसके विकल्प होते हैं और मैं बाद में अभिभावकों, शिक्षकों तथा कोचों वाले अध्याय में उन पर बात करूंगी। सकारात्मक लेबल और वे कैसे काम करते हैं। सकारात्मक लेबल और वे कैसे काम करते हैं। मैं कभी गणित में चैंपियन थी। हाई स्कूल में मुझे अलजेब्रा में 99 मिले, ज्योमेट्री में 99 मिले और ट्रिग्नोमेट्री में 99 मिले और मैं गणित की टीम में थी। मैंने लड़कों के साथ विजुअल स्पेशियल योग्यता के वायुसेना के टेस्ट में काफ़ी ऊंचा स्कोर हासिल किया, जिस वजह से मुझे कई सालों तक वायुसेना के नियुक्ति वाले ब्रोशर मिलते रहे। फिर मुझे मी हेलमैन्स नामक शिक्षक मिले जो मानते थे कि लड़कियां गणित नहीं कर सकती। मेरे ग्रेड घट गए और मैंने दोबारा कभी गणित नहीं किया। मैं दरअसल मी हेलमैन की बात से सहमत थी, लेकिन मैंने यह सोचा ही नहीं था कि यह मुझ पर भी लागू होता है। दूसरी लड़कियां गणित नहीं कर सकती थी। मी हेलमैन ने सोचा कि यह मुझ पर भी लागू होता है और मैं इस झांसे में आ गई। हर व्यक्ति जानता है कि नकारात्मक ठप्पे बुरे होते हैं, इसलिए आप सोचेंगे कि यह एक छोटा खंड होगा, लेकिन यह एक छोटा खंड नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सीख रहे हैं कि नकारात्मक ठप्पे उपलब्धि को कैसे और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूढ़िबद्ध समूहों के सदस्य सकारात्मक योग्यता वाले ठप्पों के बारे में जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। मिसाल के तौर पर अफ्रीकी अमेरिकी जानते हैं कि उन पर कम बुद्धि का ठप्पा लगा है और महिलाएं जानती हैं कि उन पर गणित और विज्ञान में बुरे होने का ठप्पा लगा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे यह नहीं जानती है कि रूढ़ियाँ कितनी भयानक है। क्लॉड स्टील और जोशुआ एरोन्स का शोध दर्शाता है कि अपनी प्रजाति या लिंग को सूचित करने वाले बॉक्स पर सही का निशान लगाने से भी आपके मस्तिष्क में रूढ़ि सक्रिय हो सकती है और आपके टेस्ट स्कोर कम कर सकती है। जिस विषय में आपको बुरा माना जाता है उस विषय में कोई टेस्ट देने से ठीक पहले भी चीज़ आपको अश्वेत या महिला होने की याद दिलाती है, वह आपके टेस्ट के स्कोर को कम कर देती है। बहुत ज़्यादा उनके कई अध्ययनों में अश्वेत या अश्वेतों का प्रदर्शन श्वेतों के और महिलाओं का प्रदर्शन पुरुषों के समान था, लेकिन तभी जब रूढ़ि को जागरूक न किया जाए। अगर गणित की किसी टेस्ट से पहले किसी महिला को ज़्यादा पुरुषों वाले कमरों में बिठा देते तो इससे ही उस महिला का स्कोर कम हो जाता। इसका कारण यह है जब रूढ़ियाँ उभरती है तो वे लोगों के मन में भटकाने वाले विचारों की बाढ़ ले आती है। रूढ़ि की पुष्टि के बारे में गोपनीय चिंताओं से लोग आमतौर पर इसके बारे में जागरूक भी नहीं होते हैं, लेकिन उनमें टेस्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति बचती ही नहीं। बहरहाल यह हर एक के साथ नहीं होता, यह मुख्यतः उन लोगों के साथ होता है जो निश्चित मानसिकता वाले होते हैं। जब लोग निश्चित गुणों के संदर्भ में सोच रहे हो तभी रूढ़ियाँ उन पर हावी होती है। नकारात्मक रूढ़ियाँ कहती है आप और आपका समूह स्थायी तौर पर हीन है। सिर्फ निश्चित मानसिकता वाले लोग ही इस संदेश को ग्रहण करते हैं। इसलिए निश्चित मानसिकता में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ठप्पे आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जब आप पर एक सकारात्मक ठप्पा लगाया जाता है तो आप इसे खोने से डरते हैं, और जब आप पर नकारात्मक ठप्पा लगाया जाता है तो आप डरते हैं कि आप कहीं ऐसे ही ना हो जाए।
जब लोग विकासवादी मानसिकता में होते हैं तो रूढ़ि उनके प्रदर्शन की बाधित नहीं रहती। विकासवादी मानसिकता रूढ़ि की शक्ति को कम कर देती है और लोगों को जूझने की ज़्यादा क्षमता देती है। वे स्थायी हीनता में विश्वास नहीं करते और अगर वे पीछे हैं तो वे ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे, मदद लेंगे और बराबरी पर आने की कोशिश करेंगे। विकासवादी मानसिकता लोगों को जोखिम भरे परिवेश में भी वह निर्णय लेने में सक्षम बनाती है जो वे ले सकते हैं और जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। हमने अफ्रीकी अमेरिकी विद्यार्थियों से एक प्रतिस्पर्धा के लिए निबंध लिखने को कहा। जब उन्होंने निबंध लिखा तो उन्हें बताया गया कि उनके निबंध का मूल्यांकन एडवर्ड कॉलवेल्स तृतीय करेंगे, जो आइवी लीग की ऊंची नस्ल वाले उत्कृष्ट प्रोफेसर है। यानी श्वेत वर्ग के प्रतिनिधि एडवर्ड कॉलवेल तृतीय का फीडबैक काफ़ी आलोचनात्मक था लेकिन मददगार भी था और विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धाएं काफ़ी भिन्न थी। निश्चित मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने इसे जोखिम, अपमान या हमले के रूप में लिया। उन्होंने कॉल्डवेल और उनके फीडबैक को अस्वीकार कर दिया। निश्चित मानसिकता वाले एक विद्यार्थी ने तो सोचा, ये घटिया इंसान है, वे सही ग्रेड नहीं देते या वे स्पष्ट रूप से एक पूर्वाग्रह के ग्रस्त है, वे मुझे पसंद नहीं करते। दूसरे ने कहा, वे बस घमंडी आदमी है, ऐसा लगता है कि वे किसी भी चीज़ की तलाश कर रहे थे जिससे काम को कलंकित किया जाए। और एक अन्य ने फीडबैक को दोषारोपण से खारिज कर दिया, वे मेरे बिंदुओं की सटीकता को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि यह अस्पष्ट था क्योंकि इसे पढ़ते समय वे अधीर थे, वे सृजनात्मक को नापसंद करते थे। इनमें से कोई भी एडवर्ड कॉलवेल की फीडबैक से कुछ नहीं सीखेगा। हो सकता है कि विकासवादी मानसिकता वाले विद्यार्थियों ने भी उन्हें डायनासोर्स की तरह देखा हो, लेकिन वे एक ऐसे डायनासोर्स थे जिनसे वे कुछ सीख सकते थे। मूल्यांकन से कुछ वे घमंडी और अति मांग वाले लग रहे थे। मूल्यांकन के बाद निष्पक्ष वह पहला शब्द है जो दिमाग में आता है। यह एक नई चुनौती जैसा लगता है। वे घमंडी, दबंग और दूसरों को तुच्छ समझने वाले इंसान लग रहे थे। मूल्यांकन के बाद आपकी भावनाएं क्या है? मूल्यांकन ईमानदार और सटीक दिखाता है। इस मायने में मूल्यांकन भविष्य में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा दे सकता है। वे इतने घमंडी है कि अक्खड़ नज़र आते हैं। मूल्यांकन वे बेहद आलोचनात्मक थे, लेकिन इसकी टिप्पणियां मददगार और स्पष्ट थी। मुझे लगता है कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखूंगा। विकासवादी मानसिकता ने अफ्रीका की अमेरिकी विद्यार्थियों की मदद की कि वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एडवर्ड कॉलवेल तृतीय के मूल्यांकन से सबक सीखे। वे शिक्षा लेने के लिए कॉलेज आए थे और कॉलवेल घमंडी हो या न हो, वे उनसे शिक्षा ग्रहण करने वाले थे। क्या मैं यहाँ का हिस्सा हूँ? लोगों की योग्यताओं का अपहरण करने के अलावा रूढ़ियाँ लोगों को यह एहसास कराती है कि कराकर भी नुकसान कराती है कि वे समूह का हिस्सा नहीं है। कई अल्पसंख्यक कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देते हैं और कई महिलाएं गणित तथा विज्ञान छोड़ देती है क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वे वहाँ के लिहाज से उपयुक्त नहीं है। यह कैसे होता है? यह पता लगाने के लिए हमने कैलकुलस कोर्स के दौरान कॉलेज के छात्रों पर नज़र रखी। यहीं पर अक्सर विद्यार्थी यह निर्णय लेते हैं कि क्या
गणित या गणित वाले करियर उनके लिए सही है। पूरे सेमेस्टर में हमने महिलाओं से कहा कि वे गणित और गणित में अपनी संकलनता के एहसास के बारे में अपनी भावनाएं बताए। मिसाल के तौर पर, जब वे गणित के बारे में सोचती है तो क्या वे गणित समुदाय की पूर्ण सदस्य महसूस करती है या फिर वे खुद को बाहरी मानती है। वे आरामदेह महसूस करती है या तनावपूर्ण महसूस करती है। वे अपनी गणित की योग्यताओं के बारे में अच्छा महसूस करती है या बुरा महसूस करती है। विकासवादी मानसिकता वाली महिलाएं जो सोचती थी कि गणित की योग्यता को बेहतर बनाया जा सकता है, वो जुड़ाव की काफ़ी शक्तिशाली और स्थिर एहसास महसूस हुआ और वे इसे तब भी कायम रखने में समर्थ थी जब उन्हें यह लगा था कि आसपास बहुत सारी नकारात्मक रूढ़ियाँ फैली थी। एक विद्यार्थी ने इसका वर्णन इस तरह किया, गणित की कक्षा में छात्रों को बताया जाता था कि वे गलत है, हालांकि वे गलत नहीं होती थी। वे दरअसल चीज़ों को नए तरीके से कर रही थी। यह बकवास था और इसमें शिक्षक ने छात्रों की अच्छी तर्क शक्ति को नहीं देखा था। सब कुछ सही इसलिए रहा क्योंकि हम समूहों में काम कर रहे थे और हम विद्यार्थी आपस में समर्थन दे सकते थे। हमने आपस में अपने रोचक विचारों पर बातचीत की। ये रूढ़ियाँ उन्हें विचलित करती थी, जैसा कि स्वभाव है, लेकिन इसके बावजूद वे गणित की पृष्ठभूमि में आरामदेह महसूस कर सकती थी और आत्मविश्वास कायम रख सकती थी। लेकिन निश्चित मानसिकता वाली महिलाओं का जुड़ाव का एहसास सेमेस्टर के बढ़ने के साथ साथ घटता हुआ महसूस हुआ और उन्होंने अपनी कक्षा में जितनी ज़्यादा रूढ़ियाँ दिखी, गणित के साथ वे उतनी ही कम आरामदेह होती गई। एक विद्यार्थी ने कहा कि उनका जुड़ाव का एहसास इसलिए कम हुआ क्योंकि जब भी मैं कक्षा में सही जवाब देती थी तो प्रोफेसर इस तरह की टिप्पणी से मेरा मजाक उड़ाते थे कि यह एक अच्छा अनुभव था। कम योग्यता की रूढ़ी इसके भीतर घुसने में कामयाब हो गई। यह उन्हें परिभाषित या निर्धारित करने में कामयाब हो गई और कहीं उनके आरामदेह होने तथा आत्मविश्वास के स्तर को भी कम कर दिया। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि इसमें उनका कोई दोष है। पूर्वाग्रह गहरी जड़ों वाली सामाजिक समस्या है और मैं इसके शिकारों को दोष नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो बस यह कह रही हूँ, विकासवादी मानसिकता की सहायता से लोग पूर्वाग्रह उनके बारे में किसी दूसरे को दृष्टिकोण की असलियत देख सकते हैं और अपने आत्मविश्वास तथा योग्यताओं को अक्षुण्ण रखते हुए इससे जूझ भी सकते हैं। लोगों की राय पर विश्वास करना। कई महिलाओं को न सिर्फ रूढ़ियों के साथ समस्या आती है बल्कि दूसरे लोगों की उनके बारे में आम राय की समस्या भी रहती है। वे उन पर ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा कर लेती है। एक दिन मैं डेंटल फ्लॉस और डोरेंट खरीदने के लिए हवाई की एक दुकान में गई और सामान लेने के बाद बिल चुकाने के लिए कतार में इंतज़ार करने लगी। दो महिलाएं मेरे सामने थीं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय बचाऊ किस्म की हूँ, इसलिए मैंने पर्स में से ठीक उतने पैसे निकालने की सोची ताकि देर न हो। इसलिए मैं आगे पहुँच गई। अपने सामने काउंटर पर एक तरफ रखे और फिर मैंने निकालने लगी। जो मेरे पर्स में इधर उधर बिखरे थे
यह देखकर वे दोनों महिलाएं बौखला गई। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी तरह से उनसे पहले बिल नहीं चुकाऊंगी, मैं तो बस अपनी तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मामला सुलझ गया था, लेकिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो वे मेरा इंतज़ार कर रही थी। वे चिल्लाने लगी, आप बहुत ही अशिष्ट महिला है। मेरे पति ने शुरुआत से अंत तक यह सारा वाकया देखा था और उनकी राय में वे सिरफिरी थी, लेकिन उनका मुझ पर एक अजीब और विचलित करने वाला प्रभाव पड़ा तथा मुझे उनके फैसले को झटकने में मुश्किल आई। यह संवेदनशील, कई बहुत योग्य और सफल महिलाओं को परेशान करती है। ऐसा क्यों होता है? जब वे छोटी थी तो ये लड़कियां अक्सर बहुत आदर्श थी और उन्हें हर एक के मुंह से यह बात सुनने में मज़ा आता था। वे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, वे बहुत सुंदर थी, वे बहुत मददगार थी और वे बहुत बाल प्रतिभा की धनी थी। लड़कियां लोगों की अपने बारे में राय पर विश्वास करना सीख लेती है। वाह, हर व्यक्ति मेरे प्रति बहुत अच्छा है। अगर वे मेरी आलोचना करते हैं तो यह भी सच होगा। यहाँ तक कि देश के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों की महिलाएं भी कहती हैं कि दूसरे लोगों की राय उनकी योग्यताओं को जानने का एक अच्छा तरीका है। लड़कों को लगातार डांटा जाता है और सज़ा दी जाती है। जब हमने ग्रेड स्कूल क्लासरूम्स में अवलोकन किया तो व्यवहार के मामले में लड़कों की आलोचना लड़कियों से 8 गुना ज़्यादा हुई। लड़के लगातार एक दूसरे को फुहड़ और मंदबुद्धि कहते रहते थे। इस तरह लड़कों के मामले में मूल्यांकन या आलोचना अपनी काफ़ी शक्ति खो देती है। एक पुरुष मित्र ने मुझे एक बार फुहड़ कह दिया। वह मेरे घर डिनर पर आया था और खाना खाते समय मेरा एक कॉर ब्लाउज पर गिर गया। उसने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप फुहड़ हो। मैं सदमे में आ गई। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब तक किसी ने भी मुझे ऐसी कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ पुरुष सारे समय एक दूसरे से ऐसी बात करते रहते हैं। हो सकता है कि यह कहने के लिए अच्छी चीज़ न हो, मजाक में भी, लेकिन यह निश्चित रूप से दूसरों के मूल्यांकन से सहमत होने से पहले उन्हें 2 बार सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जब महिलाएं सफलता के शिखर पर पहुंच जाती है तब भी दूसरे लोगों के नज़रिए उन्हें परेशान कर सकते हैं। फ्रांसेस कॉलनी संसार की सबसे शीर्षस्थ न्यूरोसर्जन में से एक है। वास्तव में वे पहली महिला थी जिन्हें अमेरिकन मेडिकल स्कूल में न्यूरोसर्जरी में प्रवेश दिया गया, लेकिन पुरुष सहकर्मियों की लापरवाही भरी टिप्पणियां, यहाँ तक कि सहायकों की भी उन्हें आत्मशंका से भी भर देती थी। एक दिन सर्जरी के दौरान एक आदमी ने नीचा दिखाने के उद्देश्य से उन्हें प्यारी कह दिया। इसे प्रशंसा समझने के बजाय उन्होंने खुद पर सवाल किया। उन्होंने सोचा, क्या कोई प्यारी खास तौर पर यह प्यारी इतनी अच्छी और प्रतिभाशाली है कि यह ऑपरेशन कर सकती है? निश्चित मानसिकता, रूढ़ियाँ और दूसरे लोगों के अपने आकलन में महिलाओं का विश्वास, ये सभी गणित और विज्ञान में लिंग की खाई को बढ़ा देते हैं। यह खाई हाईटेक संसार में दर्दनाक रूप से स्पष्ट है। जूली लिंच उदीयमान कंप्यूटर विशेषज्ञ थी। वह जूनियर हाई स्कूल के समय से ही कंप्यूटर कोड लिख रही थी। उनके पिता और 2 भाई प्रतियोगी में काम करते थे और वह भी इससे प्रेम करती थी। फिर उनके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शिक्षक ने उनकी आलोचना कर दी। उसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम
लिखा था और हालांकि प्रोग्राम अच्छा चला, लेकिन शिक्षक को उनका एक शॉर्टकट पसंद नहीं आया। जूली की रुचि तुरंत काफूर हो गई। इसके बजाय वह मनोरंजन और जन संपर्क का अध्ययन करने की दिशा में गई। गणित और विज्ञान को महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वागत करने वाली स्थान बनाने की ज़रूरत है और इन क्षेत्रों में अगर महिलाओं को अपनी सही जगह तक पहुंचना है तो उन्हें उस सारी विकासवादी मानसिकता की आवश्यकता है जो वे हासिल कर सकती है जब चीज़ें सही होती है। लेकिन आइए उन अवधियों को देखते हैं जब प्रक्रिया सही होती है। पोलगर परिवार ने 3 बेहद सफल महिला शतरंज खिलाड़ी दिए हैं। कैसे? उन 3 में से एक सूजक कहती है, मेरे पिताजी मानते हैं कि नैसर्गिक प्रतिभा कुछ नहीं होती और सफलता 99% कड़ी मेहनत है। मैं उनसे सहमत हूँ। सबसे छोटी बेटी जूडिथ को इस वक्त सभी युगों की सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। वे सबसे प्रतिभाशाली नहीं थी। सृजन कहती है, जूडिथ ने धीमी शुरुआत की थी, लेकिन वह बहुत मेहनती थी। मेरे एक सहकर्मी की 2 बेटियां हैं जो गणित में अग्रणी हैं। एक तो शीर्षस्थ यूनिवर्सिटी में स्नातक की विद्यार्थी है। दूसरी वह पहली लड़की थी जिसने एक एलिट गणित टेस्ट में देश में नंबर 1 स्थान जीता, एक राष्ट्रव्यापी गणित प्रतिस्पर्धा जीती और तब एक शीर्ष यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस विषय पढ़ रही है। उनका क्या रहस्य है? क्या यह उनके जीन्स की बदौलत हुआ? मेरा मानना है कि यह मानसिकता की बदौलत हुआ। यह सबसे विकासवादी मानसिकता वाला परिणाम है जो मैंने कभी देखा है। वास्तव में उनके पिता ने हर चीज़ पर विकासवादी मानसिकता लागू की। वह बातचीत कभी नहीं भूलूंगी जो हमारे बीच कुछ साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त अकेली थी और उन्होंने मुझे पूछा कि साझेदार खोजने के बारे में मेरी क्या योजना है। जब मैंने कहा कि मेरी कोई योजना नहीं है, यह सुनकर वे स्तब्ध रह गई। आप यदि उम्मीद नहीं करेंगी कि आपका कोई दूसरा काम अपने आप हो जाएगा, वे बोले, तो फिर यह क्यों अलग होना चाहिए? उनके लिए यह अकल्पनीय था कि उनके पास कोई लक्ष्य हो और आप उसे हासिल करने के लिए कोई कदम न उठाए। संक्षिप्त में विकासवादी मानसिकता लोगों को उनके मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल और विकास करने की अनुमति देता है। नकारात्मक ठप्पों के लक्ष्य होने वाले लोगों को भी उनके दिमाग सीमित तरीके करने वाले विचारों, जुड़ाव न होने के एहसास और विश्वास से नहीं भरे होते। दूसरे लोग उन्हें निराकरण कर सकते हैं। अपनी मानसिकता का विकास करें। अपने न्यायक के बारे में सोचें। क्या आप उसे असाधारण योग्यता वाला सोचते हैं जिसने बहुत कम प्रयास से सफलता हासिल की थी? अब सच्चाई पता लगाए। जब जबरदस्त मेहनत का पता लगाए, उस जबरदस्त मेहनत का पता लगाए जो उनकी उपलब्धि के पीछे लगी थी और उनकी ज़्यादा प्रशंसा करें। 2. उन अवधियों के बारे में सोचें जब दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए थे और आपने बस यह मान लिया था कि वे ज़्यादा स्मार्ट है या ज़्यादा प्रतिभाशाली है। अब यह सोचकर देखिए कि उन्होंने बस
बेहतर रणनीतियों का इस्तेमाल किया था, खुद को ज़्यादा सिखाया था और ज़्यादा कड़ी मेहनत की थी और बाधाओं से जूझते हुए अपना काम किया था। अगर आप चाहे तो आप भी यह कर सकते हैं। 3. क्या आप कुछ स्थितियों में खुद को मूर्ख समझते हैं? जहां आप अपनी बुद्धिमत्ता को पृथक कर देते हैं, अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो तो खुद को विकासवादी मानसिकता में ले आए। आलोचना के बारे में नहीं बल्कि सीखने और सुधार करने के बारे में सोचें और फिर इसे दूसरों के साथ करें। 4. क्या आप अपने बच्चों पर लेबल या ठप्पे लगाते हैं? यह बच्चा चित्रकार है और वह वैज्ञानिक है। अगली बार यह याद रखें कि इस प्रशंसा से आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारे उस अध्ययन को याद करें जहां बच्चों की योग्यता की प्रशंसा करने से उनके IQ स्कोर कम हो गए थे। उनकी प्रशंसा करने के लिए विकासवादी मानसिकता वाला मार्ग खोजें। 5. हमारा आधे से ज़्यादा समाज नकारात्मक रूप से रूढ़िबद्ध समूह में रहता है। सबसे पहले तो आपके पास महिलाएं होती है और फिर आपके पास बाकी सारे समूह होते हैं जिसे इस या उस चीज़ में अच्छा नहीं माना जाता। उन्हें विकासवादी मानसिकता का उपहार दे। एक ऐसा परिवेश बनाए जो आपके जीवन में वयस्करों और बच्चों को विकासवादी मानसिकता सिखाता हो, खासतौर पर उन्हें जो नकारात्मक रूढ़ियों के लक्ष्य है। उनके बाद अगर नकारात्मक ठप्पा लगता भी है तो वे सीखने का भागदौड़ थाम रहेंगे।